और भरत क्षेत्र में एक ऐरावत क्षेत्र। ऐसे भरत क्षेत्र नहीं, जम्बू द्वीप में, सॉरी, दातकी खंड द्वीप में 2 भरत क्षेत्र और जम्बू द्वीप में 1 भरत क्षेत्र, और दातकी खंड द्वीप में 2 ऐरावत क्षेत्र और भरत क्षेत्र में जम्बू द्वीप में 1 ऐरावत क्षेत्र। ऐसे 3 भरत क्षेत्र और 3 ऐरावत क्षेत्रों की यदि हम चर्चा करते हैं तो 6, कुल मिला के 6 क्षेत्र हुए। और इन 6 क्षेत्रों में कम से कम और अधिक से अधिक 6 ही तीर्थंकर होंगे, क्योंकि इन सब भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में चतुर्थ काल में एक समय में एक ही तीर्थंकर होते हैं, अधिक नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में एक समय में 2 तीर्थंकर हुए, या ऐसे भी नहीं होगा कि 24 की जगह 25 तीर्थंकर हुए या 24 की जगह 23 तीर्थंकर हुए। यह व्यवस्था नहीं। होंगे तो 24 तीर्थंकर, और वे 24 के 24 तीर्थंकर क्रम प्राप्त ही होंगे। एक तीर्थंकर जाने के बाद, मतलब निर्वाण प्राप्त होने के बाद कुछ काल व्यतीत होता है, जिसके बीच में ह्रास काल की भी चर्चा आती है, और उस ह्रास काल के बाद पुनः तीर्थंकर जन्म लेते हैं। उनके निर्वाण होने के बाद कुछ पीरियड चला जाता है, फिर ह्रास काल आता है, फिर तीसरे तीर्थंकर जन्म लेते हैं। इस प्रकार से यह भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में एक समय में एक ही तीर्थंकर होंगे, लेकिन विदेह क्षेत्र में एक समय में एक विदेह में कम से कम 4 तीर्थंकर हो सकते, और अधिक से अधिक 32 तीर्थंकर हो सकते। ठीक है, अब ये सब चर्चा अपन ने दातकी खंड द्वीप के बारे में करते हुए सब देखी। अब आज हमें चर्चा करनी है यह पुष्करवर द्वीप के क्षेत्रों के बारे में, और अब यहाँ पंडित जी। हाँ, अब देखिए अपन अभी चर्चा करने जा रहे हैं वो पुष्करवर द्वीप की चर्चा करने जा रहे हैं। अभी आपको यह दिखाई देगा कि यह जो आपके सामने है यह पुष्करवर द्वीप है। पहला जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड द्वीप, और तीसरा पुष्करवर द्वीप। इस तीसरे पुष्करवर द्वीप की चर्चा लेके इस पुष्कर यदि अपन चर्चा करते हैं ये पहला जम्बू द्वीप लाख योजन का, ठीक है, यह से लेके यहां तक योजन इतना चौड़ा यह पुष्करवर द्वीप है। इस पुष्करवर द्वीप के बीच में
एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम अपन ने देखा, इधर वाला आधा भाग होता है, इधर वाला आधा भाग होता है, इसको अभ्यंतर भाग कहते हैं, इसको बहिर्भाग कहते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब अढ़ाई द्वीप की चर्चा की थी तो उसमें अभ्यंतर भाग को लिया था। ये सब अपनी चर्चा हो चुकी है, एक 2 मिनट में रिवीजन करके आगे का विस्तार अपन देखने वाले। यह पुष्करवर द्वीप के बीच में मानुषोत्तर पर्वत, मानुषोत्तर पर्वत इसलिए क्योंकि इसके आगे कोई भी मनुष्य गति का जीव, सामान्य जीव की नहीं बात कर रहा हूं, विशेष जीव की भी बात कर रहा हूं, जैसे विद्याधर आदि हो, तो वह भी इस मानुषोत्तर पर्वत के आगे नहीं जा सकता। ऐसा उल्लेख आता है कि देव अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर द्वीप में पूजन करने जा रहे थे, और नंदीश्वर द्वीप में पूजन करने के लिए जाते समय रावण ने उनको देखा और उसने भी सोचा मैं मेरे विमान में बैठकर इस नंदीश्वर द्वीप पर पहुंचू, और वह यहां से गुजरने लगा तो उसका विमान यहीं पे आके रुक गया। इसके आगे कितनी ही कोशिश करे नहीं जा सका। तब उसको ख्याल में आया, ज्ञान तो था लेकिन भावनावश बहते हुए वह विमान में बैठ के जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहीं आके विमान रुक गया। देखिए, 2-3 बातें जिनवाणी में आती है, जैसे भावलिंगी संत यदि किसी पहाड़ पे खड़े हो तो उनके ऊपर से कोई विद्याधर का विमान नहीं जा सकता, वो वहीं पर रुकेगा, उसके आगे नहीं जा सकता। मानुषोत्तर पर्वत, पर्वत के ऊपर से यदि कोई विमान में बैठ के जाना चाहे, अब ये पर्वत यहां तक है, इसके ऊपर से कोई जाना चाहे तो भी यहीं पे आके उसका विमान रुकेगा, इसके आगे नहीं जा सकेगा। इस प्रकार से यह मानुषोत्तर पर्वत कहलाता है कि जो मनुष्य गति का जीव, सामान्य हो, विद्याधर हो, कोई भी हो, वह मनुष्य गति का जीव इसके आगे नहीं जा सकता। इस प्रकार से मनुष्यों के आगे जाने के लिए बंधन कारक इस पर्वत का नाम है मानुषोत्तर पर्वत। इस मानुषोत्तर पर्वत के कारण पुष्करवर द्वीप के 2 भाग बने, ये अभ्यंतर भाग, ये बहिर्भाग। अभ्यंतर भाग की चर्चा करें तो जम्बू द्वीप से लेके इस अभ्यंतर भाग तक का प्रमाण यदि आप निकालोगे तो 22.5 योजन इतना चौड़ा है। मतलब बीच में जम्बू द्वीप को इंक्लूड करके सेंटर बिंदु से यदि यहां तक लेंगे तो 22.5 योजन चौड़ा यह पुष्कर अर्ध द्वीप तक की रचना होती है। पुष्कर वर नहीं कह रहा हूं, पुष्कर अर्ध द्वीप तक की रचना होती, क्योंकि सामान्य कथन में आपको बताऊं कि आपने सिद्धशिला के बारे में तो सुना है। सिद्धशिला ऊपर, सबसे ऊपर होती है, उसकी चौड़ाई, लंबाई कहो या चौड़ाई कहो एक ही बात, लंबाई समझ लो, उसकी लंबाई 45 लाख योजन होती है। 45 लाख योजन क्यों? क्योंकि नीचे अढ़ाई द्वीप पूरा यदि अपन नाप लेवे, इस कोने से लेके इस कोने तक यदि हम नापें तो उसका प्रमाण 45 लाख योजन आता है। इस मानुषोत्तर पर्वत के अंदर तक का प्रमाण 45 लाख योजन प्रमाण आता है। इस प्रकार से इस 45 लाख योजन में से कहीं से भी कोई भी जीव निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए
और यह नियम है, तत्वार्थ सूत्र में आपने पढ़ा होगा कि जो जीव जहां से निर्वाण प्राप्त कर लेता है तो सीधे उसी जगह से ऊपर सिद्धालय में विराजमान होता, क्योंकि जब कर्म तो उसकी गति सीधी होती है। जब तक कर्मों से सहित होता है तो उसकी गति एक मोड़ा, दो मोड़े या तीन मोड़े करते हुए गति गमन करता है। मतलब एक जीव एक गति से जब दूसरी गति में जाता है तो वह तीन समय के अंदर अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेता, मतलब तीसरे समय में अधिक से अधिक दूसरा शरीर धारण कर ही लेता है। एक समय में भी कर सकता है, दो समय में भी कर सकता है, नहीं तो तीसरे समय में दूसरा शरीर धारण करता है। वह एक मोड़ा लेके दूसरा शरीर धारण करे, दूसरा मोड़ा लेके दूसरा शरीर धारण करे, या तीसरा मोड़ा लेके शरीर धारण करे। लेकिन जब यह जीव कर्मों से रहित होता है, इस शरीर को छोड़ता है और निर्वाण क्षेत्र को जब प्राप्त होता है, सिद्धालय में विराजमान होता है, तो वो मोड़ा नहीं लेता। बिना मोड़े के सीधा ऊर्ध्व गमन स्वभाव के द्वारा लोकाकाश के अग्रभाग में जहां पर सिद्धशिला विराजमान है, उस सिद्धशिला पर जाके विराजमान होता। इसीलिए इस 45 लाख योजन ऐसे ढाई द्वीप के बीच में से कहीं से भी जीव निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। आप सोच रहे होंगे इस समुद्र में से कैसे प्राप्त करेगा? भूमि पर से तो हम जान सकते हैं, लेकिन समंदर में से कैसे प्राप्त करेगा? तो देखिए, कोई विद्याधर है, पूर्व भव की दुश्मनी उसको याद आ जाए, मुनिराज आत्म साधना में बैठे हैं और उसको दुश्मनी याद आ जाए, तो उसने मुनिराज को उठाया और ऊपर ले जाके इस समुद्र में फेंक दिया। मुनिराज समुद्र तक पहुंचते पहुंचते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कर्मों से रहित तो हो गए, तो यहां से सीधा ऊपर सिद्धालय में समुद्र के ऊपर से जाके विराजमान होंगे। ऐसा नहीं होगा अरे ये तो समुद्र है, तो वो मुनिराज ऐसे टेढ़े जाएंगे और भूमि के ऊपर सिद्धालय में विराजमान होंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए पूजन में बस कहते हैं, एक में बसते आप अनेक। सिद्धशिला 45 लाख योजन है, अभी अनादि काल से कई जीव उस निर्वाण क्षेत्र पर पहुंच चुके हैं, तो अनंत जीव हुए। अब ये अनंत जीव सिद्ध बनने के बाद वे वहां पर कैसे रहेंगे? तो कहते हैं एक में दूसरे बसते हैं। शरीर हो तो एक दूसरे को बाधा हो सकती है, लेकिन जब शरीर ही नहीं है तो वह तीर्थंकर, या तीर्थंकर कहने की बजाय भगवान कहे, वे भगवान एक दूसरे के आत्म प्रदेश में समा जाते हैं। समा जाने के बाद भी एक दूसरे के आत्म प्रदेशों को ग्रहण नहीं करते। जैसे एक हॉल में आपने एक बल्ब लगाया, तो उस बल्ब के प्रकाश ने सब हॉल को व्याप्त कर लिया, और उसी हॉल में आपने दूसरा बल्ब लगाया, तीसरा बल्ब लगाया, चौथा बल्ब लगाया। अब ये तीसरा, दूसरा, तीसरे और चौथे बल्ब का प्रकाश कहाँ जाएगा? जब पहले ही बल्ब ने उस पूरे हॉल को व्याप लिया, अब दूसरे, तीसरे और चौथे बल्ब के लिए जगह कहाँ बची? लेकिन प्रकाश का यह स्वभाव होता है कि एक जगह पहले का प्रकाश हो तो भी दूसरा प्रकाश उसमें समा जाता है, तीसरा प्रकाश उसमें समा जाता है। इसी प्रकार से लोकाकाश के अग्रभाग में सिद्ध भगवान एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं, और एक दूसरे के अंदर समाने के बाद भी एक दूसरे के सुख को डिस्टर्ब नहीं करते।
पहले सिद्ध अपने अपने अनंत सुख को भोग रहे हैं और उसी समय दूसरे निर्वाण को प्राप्त हुए और वे सिद्ध भी वहीं पर पहुंचे। अब क्या करें? तो पहले सिद्ध जो अनंत सुख को भोग रहे हैं ना, उसके सुख को दूसरे सिद्ध भगवान डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो वहीं पर जाकर रहेंगे और अपने सुख को भोगेंगे। एक क्लास में 10 विद्यार्थी सीख रहे हैं, एक ही अध्यापक पढ़ा रहे हैं। एक अध्यापक पढ़ाते हुए दसों के दसों विद्यार्थी अपने अपने ज्ञान के बल के द्वारा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। किसी को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, किसी को कुछ कम समझ में आ रहा है, किसी को और अधिक समझ में आ रहा है। ऐसी व्यवस्था, कम अधिक व्यवस्था उसके ज्ञान के अपेक्षा होती है। इसी प्रकार से अपने ज्ञान के द्वारा अपने सुख को जानते हैं और अपने सुख का वेदन करते हैं, लेकिन वे सिद्ध भगवान दूसरे के सुख को नहीं भोग सकते। एक जगह होते हुए भी अपने अपने सुखों को भोगते हैं। ऐसे सिद्धालय पर विराजमान सिद्ध भगवान इसी ढाई द्वीप से मोह निर्वाण को प्राप्त होंगे। इसके बाहर से नहीं हो सकते। इसके बाहर से कोई भी जीव निर्वाण को जा ही नहीं सकता, भले ही तिर्यंच गति का, क्योंकि अपने को पता है। देखिए, मानुषोत्तर के अंदर होने वाले क्षेत्र को मनुष्य लोक कहते हैं। सुनना, त्रिलोक सार में ये आया। और मानुषोत्तर पर्वत के बाहर के क्षेत्र को फिर वो स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्रों तक की बात आती है। मानुषोत्तर पर्वत के आगे तिर्यक लोग कहते हैं। क्या कहा? ढाई द्वीप के अंदर नरलोक कहते हैं और ढाई द्वीप के तिर्यक लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ढाई द्वीप के बाहर कोई भी मनुष्य नहीं होता। होंगे तो सिर्फ तिर्यंच गति के जीव होते हैं। इसीलिए इस ढाई द्वीप के बाहर के क्षेत्र को तिर्यक लोग कहते हैं और ढाई द्वीप के अंदर मनुष्य लोग कहते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से इस मनुष्य लोक में से ही जो जीव पुरुषार्थ करता है वह निर्वाण को प्राप्त होता है। इसलिए सिद्धशिला भी कितनी है? तो 45 लाख योजन इतनी लंबी सिद्धशिला होती है और वहीं पर यह सिद्ध भगवान विराजमान होंगे। तो देखो, ऐसी वह सिद्धशिला जिसके ऊपर इस मनुष्य गति के जीव जाकर सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के बाद विराजमान होते। ऐसे यह पुष्कर अर्धद्वीप तक की रचना होती। पुष्कर वर नहीं, पुष्कर अर्धद्वीप तक की बात कर रहा हूं। चलो अब इसकी थोड़ी चर्चा करें। ये पुष्कर अर्धद्वीप, इसके बीच में अपने जो धातकी खंड द्वीप देखा था ना, उस धातकी खंड द्वीप में जैसी रचना थी, सेम टू सेम रचना इस पुष्कर अर्धद्वीप में भी होती। इस पुष्कर अर्धद्वीप में दाहिने हाथ में एक पर्वत है, मेरु पर्वत है, और बाएं हाथ में भी एक मेरु पर्वत होता है। कौन कौन से मेरुओं की चर्चा अपन ने की थी? सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु, अब मंदर मेरु। अब जो चर्चा करने जा रहे हैं, मंदर मेरु जो कि दाहिने हाथ में है, और विद्युन्माली मेरु जो कि बाएं हाथ में। इस प्रकार से दाएं हाथ में और बाएं हाथ में पुष्करार्ध द्वीप के बीच में मंदर मेरु और विद्युन्माली मेरु होता है। ऐसे यह दो मेरु इस पुष्करार्ध द्वीप में होते हैं। अब पुष्करार्ध द्वीप की रचना थोड़ी देखें। पुष्करार्ध द्वीप के बीच में भी एक पर्वत है जो कि
उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है और इस तरफ भी उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। इस पर्वत का नाम है ईश्वाकार पर्वत। यह आप वहां से समझ लेना। ईश्वाकार क्यों कहा? क्योंकि ईशु मतलब बाण, बाण जैसे स्ट्रेट ये पर्वत है, सीधे हैं, इसलिए इनका नाम ईश्वाकार पर्वत है। ये ईश्वाकार पर्वत 400 योजन ऊंचा और चौड़ाई में 1000 योजन चौड़ा, ऐसे यह ईश्वाकार पर्वत है। इस ईश्वाकार पर्वत के कारण पुष्करार्ध द्वीप और आधे आधे भागों में बट जाता है। कैसे? यहां पर भी एक ईश्वाकार पर्वत है, यहां पर भी एक ईश्वाकार पर्वत है। अब ये बचा हुआ जो भाग है, यह आधा भाग पुष्कर अर्धद्वीप का पूर्व भाग हुआ और यहां से लेके ये आधा भाग पुष्कर अर्धद्वीप का पश्चिम भाग हुआ। ऐसे पुष्कर अर्धद्वीप पूर्व और पश्चिम इन दोनों की अपेक्षा 2 भागों में बट जाते हैं। अब इन 2 भागों में 6 कुलाचल होते हैं। इन कुलाचलों के नाम फिक्स हैं। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणी। ऐसे 6 कुलाचल इस पुष्करार्ध द्वीप के पूर्व दिशा में होते हैं। जैसे पूर्व दिशा में होते हैं, ऐसे ही पश्चिम दिशा 6 कुलाचल होते हैं। कुल मिला के पुष्करार्ध द्वीप में 12 कुलाचल हुए, पूर्व दिशा के 6 और पश्चिम दिशा के 6, ऐसे 12 कुलाचल हुए। अब ये पूर्व दिशा में जो 6 कुलाचल है, इन 6 कुलाचलों के कारण पूर्व दिशा 7 क्षेत्रों में विभाजित होती। ये पहला भरत क्षेत्र, हैमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। ऐसे 7 क्षेत्रों में यह पुष्कर अर्धद्वीप का पूर्व भाग फैला हुआ। इस प्रकार से 6 कुलाचल और 7 क्षेत्र हो गए। अब इन 7 क्षेत्रों में मिलकर 14 नदियां बहती हैं, जिनका नाम गंगा, सिंधु आदि ही होता। ऐसे 14 नदियां इस अर्ध क्षेत्र में बहती हैं। अब इन कुलाचलों का प्रमाण देखें। यह कुलाचल जो हमने धातकी खंड द्वीप में देखे थे ना, उसमें विस्तार की अपेक्षा दुगने हैं और ऊंचाई की अपेक्षा समान है। मतलब पहले ऐसा समझ लो, जम्बू द्वीप में हमने भरत क्षेत्र 526 6/19 देखा था, तो धातकी खंड द्वीप में उससे दुगना हुआ और धातकी खंड द्वीप से इस क्षेत्र में उससे दुगना। मतलब ये भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप की अपेक्षा दुगने से दुगना, मतलब चौगुना हो गया। आ गया समझ में? ऐसे पर्वत भी चौगुने हो जाते हैं। जो धातकी के जम्बू द्वीप में पर्वत थे कुलाचल, उनका ये विस्तार, इसको कहते हैं विस्तार। ये जो विस्तार है, यह दुगना हो गया धातकी खंड द्वीप की अपेक्षा। ठीक है? इस प्रकार से यह सब कुलाचल दुगने दुगने हो जाते। अब देखो, यहाँ पे भरत क्षेत्र है, यहाँ पर ऐरावत क्षेत्र है, और ये जो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है,
ये पूरा का पूरा विधेय क्षेत्र है। ऐसी 3 कर्म भूमियां हुई और भोग भूमि की अपेक्षा ये जघन्य भोग भूमि, ये मध्यम भोग भूमि और इसके बीच में ऐसे अर्ध चंद्राकार ये उत्तम भोग भूमि। ऐसे ही उस तरफ भी जाओ, ये जघन्य भोग भूमि, ये मध्यम भोग भूमि और इस विदेह क्षेत्र में अर्धचंद्राकार यह उत्तम भोग भूमि होती। तो भोग भूमि की अपेक्षा चर्चा करें तो 6 भोग भूमियां पुष्कर अर्धद्वीप के अर्ध भाग में होती। और काल परिवर्तन की अपेक्षा देखो तो भरत क्षेत्र में भी पहले 3 काल में भोग भूमि, ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में भी पहले 3 काल में भोग भूमि होती। ऐसी इस पुष्करार्ध द्वीप में रचना होती। अब देखो इस पुष्करार्ध द्वीप के इस विदेह क्षेत्र में 4 प्रकार के भेद पड़ेंगे। जो 4 प्रकार के भेद में ऐसा समझ लो, पूर्व की तरफ 2 और पश्चिम की तरफ 2, 4 भागों में मिलकर यहां पर भी 32 नगरियां होती है। आ गया समझ में? जैसे यहां पर 16 नगरियां हुई और नहीं, ऊपर की तरफ 16 नगरियां हुई और दक्षिण की तरफ 16 नगरियां हुई। ठीक है, तो ये 32 नगरियां यहां पर हुई। ऐसे विदेह क्षेत्र की 32 नगरियों की रचना इस विदेह क्षेत्र में होती। ठीक है, अब इस प्रकार से थोड़ा इसका भी प्रमाण देखें कि तीर्थंकरों की व्यवस्था कैसी, तो वही आप नाप लगा लेना। 78 तीर्थंकर इस पुष्करार्ध द्वीप के अर्ध भाग में होते। उसमें कैसे? 34 विजयार्ध, 6 कुलाचल, 4 गजदंत पर्वत, 32 विदेह क्षेत्र की 32 विदेह क्षेत्र में 16 वक्षारगिरी, उन वक्षारगिरियों के ऊपर एक एक अकृत्रिम जिनाल है। इस प्रकार से कुलाचल, विजयार्ध पर्वत, गजदंत पर्वत, वक्षारगिरी, इन सब के अकृत्रिम जिनालयों को प्लस करेंगे तो वह 78 होंगे। जैसे 78 अकृत्रिम जिनालय पूर्व दिशा में होते हैं, वैसे ही 78 जिनालय इस पश्चिम दिशा में भी होते हैं। और इसके बीच में होने वाला ईश्वाकार पर्वत, इसके ऊपर 4 कूट होते हैं और इन 4 कूटों में से एक कूट पर अकृत्रिम जिनालय होता है। ऐसे ही उत्तर की तरफ भी एक अकृत्रिम जिनालय हुआ। तो कितने हुए? अभी आप होमवर्क समझ लीजिए कि पुष्कर अर्धद्वीप तक अकृत्रिम जिनालय कितने हुए, ये आपको प्लस करके बाद में कल बताना है। ऐसे ये पुष्करार्ध द्वीप में भी 78 अकृत्रिम जिनालय एक तरफ, 78 अकृत्रिम जिनालय दूसरी तरफ और बीच में ये ईश्वाकार पर्वत पर 2 अकृत्रिम जिनालय। देखना, अब इतने से ही काम नहीं चलता, इसके आगे थोड़ी सी चर्चा होगी। वो आगे वाली चर्चा अभी अपन यहां पर करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे इस क्षेत्र में अकृत्रिम जिनालय है, ऐसे ही इस मानुषोत्तर पर्वत पर भी अकृत्रिम जिनालय होते हैं। देखिए, यह मानुषोत्तर पर्वत है। इस मानुषोत्तर पर्वत पर एक दिशा में एक अकृत्रिम जिनालय। आ गया समझ में? तो एक दिशा में एक अकृत्रिम जिनालय हुआ
तो ऐसे अकृत्रिम जिनालय चारों दिशाओं में होते हैं। पूर्व में भी होता है, पश्चिम में भी होता है, उत्तर में भी होता है और दक्षिण में भी होता है। ऐसे चार दिशाओं में एक, एक दिशा में एक, ऐसे चार दिशा में मिलकर चार अकृत्रिम जिनालय होते हैं। इन अकृत्रिम जिनालयों को भी यहां पर हमें जोड़ना चाहिए। ये चार अकृत्रिम जिनालय इस पुष्कर अर्धद्वीप की विशेष फैसिलिटी या एक्स्ट्रा फैसिलिटी है कि इस प्रकार से चार अकृत्रिम जिनालय यहां पर होते हैं। ऐसे इस पुष्कर अर्धद्वीप की रचना, अब वो जितनी भी चर्चा अपन ने पहले की कि फिर ये 32 नगरी में 32 तीर्थंकर, कभी कभी 32 चक्रवर्ती, कभी कभी 20 चक्रवर्ती, ये सब यहां पर समझ लेना। अब ये लास्ट पॉइंट है कि जिसको कि आपके मन में पहले दिन शंका उत्पन्न हुई थी कि 20 तीर्थंकर कैसे हुए, जो कि विद्यमान 20 तीर्थंकर कहलाते हैं, वे कहां से उत्पन्न हुए। अब इसका जवाब यहां पे आपको मिलेगा, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। जम्बू द्वीप में एक विदेह क्षेत्र में 4 तीर्थंकर होते हैं। धातकी खंड द्वीप में पूर्व और पश्चिम इन दो दिशाओं में यदि आप जोड़ो तो पूर्व दिशा में 4 और पश्चिम दिशा में 4, ऐसे हो गए 12 तीर्थंकर। और अब यहां पर पुष्कर अर्धद्वीप के पूर्व भाग में 4 तीर्थंकर और पश्चिम भाग में 4 तीर्थंकर। अब कितने हुए? 20 हो गए। 5 विदेह क्षेत्र हुए। कैसे? पुष्कर अर्धद्वीप में 2, धातकी खंड द्वीप में 2 और भरत जम्बू द्वीप में 1, ऐसे कुल मिला के 5 विदेह क्षेत्र हुए। और भी देखो, 5 भरत और 5 ऐरावत। जम्बू द्वीप में 1 भरत क्षेत्र और 1 ऐरावत क्षेत्र, दातकी खंड द्वीप में 2 भरत क्षेत्र 2 ऐरावत क्षेत्र और पुष्कर अर्धद्वीप में 2 भरत क्षेत्र और 2 ऐरावत क्षेत्र। ऐसे कुल मिला के 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह इन्हीं क्षेत्रों में तीर्थंकर होते हैं। अब इन्हीं क्षेत्रों में तीर्थंकर होने के कारण 5 विदेहों में मिलकर 20 तीर्थंकर हुए और 5 भरत में 5 और 5 ऐरावत में 5। ठीक है, तो 5 भरत, 5 ऐरावत और विदेह क्षेत्र के 20, ऐसे देख इनका जोड़ लेवे तो 30 तीर्थंकर हुए। ऐसे चतुर्थ काल में भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र में कम से कम 30 तीर्थंकर होंगे। ठीक है, अब अगली चर्चा करो। कम से कम 30 होंगे तो अधिक से अधिक कितने हुए? समझ में आ रहा है ना सबको? ये दिखा रहा हूं, इससे आप जोड़ सकते हो। जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप और ऐरावत क्षेत्र, पुष्कर वर द्वीप या पुष्कर अर्धद्वीप, इन सब की चर्चा कर रहे। तो 5 भरत में 5, 5 ऐरावत क्षेत्र में 5 और अभी जो अपने देखे 5 विदेह क्षेत्र, इनमें हर एक नगरी में 1, तो हर विदेह क्षेत्र में कितनी नगरियां हैं? 32 नगरियां हैं। 5 विदेह क्षेत्र में मिलके कितनी हुई? 160 हुई। तो 160 नगरी में 1 तीर्थंकर और 5 भरत के और 5 ऐरावत क्षेत्र, ऐसे इनको जोड़ लेवे तो 170 तीर्थंकर ऐसे होते हैं, जो कि अजितनाथ तीर्थंकर के समय में थे। ऐसे 170 तीर्थंकर होते हैं
और इन्हीं 170 तीर्थंकरों का विधान हम करते हैं, 170 तीर्थंकर विधान। आ गया समझ में? इस प्रकार से यह चर्चा इस पुष्कर अर्ध द्वीप की हुई। अब इस मानुषोत्तर पर्वत की भी थोड़ी सी चर्चा करें। क्या करें? देखिए, ये मानुषोत्तर पर्वत है। यह मानुषोत्तर पर्वत लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को लिए हुए हैं। इसकी ऊंचाई देखो, 1721 योजन, इतना ऊंचा। कैसे? देखो, उसकी चर्चा अभी अपन थोड़ी सी यहां पर करते हैं। ये अभी आपको दिखाई देगा, ये मानुषोत्तर पर्वत है। ठीक है, यह मानुषोत्तर पर्वत है। और इस मानुषोत्तर पर्वत के कारण ये पीला भाग एक और ये हरा भाग, ऐसे दो भागों में विभाजन हुआ। और बाजू में दिखाई दे रहा है ये पुष्कर पुष्करवर समुद्र कहलाता। ठीक है, अब देखिए, ये पुष्करवर द्वीप कहां से, यहां से लेके यहां तक ये पुष्करवर द्वीप हुआ। इसके बीचों बीच ये मानुषोत्तर पर्वत। इस मानुषोत्तर पर्वत की चौड़ाई देखते हैं, कहां से, इस भूमि से लेके इस ऊंचाई तक। तो यह मानुषोत्तर पर्वत 1721 योजन ऊंचा है। और नीचे इसकी चौड़ाई देखे, मतलब कैसे, इस कोने से लेके इस कोने तक, मतलब अंदर के कोने से लेके बाहर के कोने तक इसकी यदि चौड़ाई नापेंगे तो वो 1022 योजन होती। ऊंचाई 1721 योजन, नीचे की चौड़ाई 1022 योजन और छत पे 424 योजन चौड़ा होता। ऐसे यह मानुषोत्तर पर्वत होता है। तो मानुषोत्तर पर्वत की हाइट देखें तो 1721 योजन ऊंचा, ऐसा यह मानुषोत्तर पर्वत होता। और यह स्वर्ण से निर्मित पर्वत होता है और इसके ऊपर भी अकृत्रिम जिनालय वगैरह होते। इस प्रकार से यह मानुषोत्तर पर्वत की रचना यहां पर दिखाई गई। इसका दूसरा एक विशेषता यह बताऊं, यह मानुषोत्तर पर्वत अंदर की तरफ स्ट्रेट है, बिल्कुल दीवार की तरह। लेकिन बहिरंग में देखो तो यह मानुषोत्तर पर्वत, ये चौड़ाई नीचे 1022 है और ऊपर 424 है। तो यहां से घटता हुआ ऊपर छत तक 424 योजन लंबा हुआ। तो अंदर की तरफ तो सीधा है, लेकिन बाहर की तरफ घटता हुआ 424 योजन तक पहुंचता है। ऐसा बाहर की तरफ घटने वाला और अंदर की तरफ स्ट्रेट सीधा, ऐसा यह मानुषोत्तर पर्वत होता। इस प्रकार से यह मानुषोत्तर पर्वत कहलाता है और इसके अंदर तक का ही प्रमाण ढाई द्वीप की रचना के बारे में आता है। ठीक है, अब इसके ऊपर होने वाले अकृत्रिम जिनालय, कूट और बाकी इसकी वेदी, इन सब की चर्चा अपन अभी कल करेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं। ऐसे इस पुष्कर अर्धद्वीप की रचना और उसकी चर्चा आज हमने देखी। अब इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, पूछिए।
हाँ पूछिए, कौन ये जी सिंपल जी कोई है? हाँ जी, हाँ हाँ पंडित जय जी, जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र पंडित। जय जिनेन्द्र। पंडित जी, क्या अकृत्रिम चिकित्सालय 458 है, हाँ तो अभी तक अपने ने 394 की चर्चा की है क्या? हाँ हाँ, तो उसके अभी बाद कहाँ हुए पूरे? अभी पूरे नहीं हुए हैं, अच्छा अच्छा, अभी तक अभी और 394 3 हुए हैं। द्वीप आगे है जिसकी चर्चा अपन कल करने वाले हैं। अच्छा कल अच्छा, और परसों में आगे हाँ, के 3 द्वीपों की चर्चा करेंगे। तो लेकिन ये तो मैंने 2.5 बस द्वीप में है ना 458 तो। नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा बोला होगा तो आप करेक्शन कर लेना। हाँ, 13 द्वीप तक 458 जिनालय होते हैं। अच्छा 13 द्वीप तक क्या? ठीक है, 13 वही मेरे को द्वीप तक, कंफ्यूज है। 13 द्वीप तक अपने को पहुंचना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी, अभी तक 394 हो गए हैं। बराबर, बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। कहना हो। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे पुष्करार्ध जो द्वीप है, हाँ उसके पूर्व पश्चिम 2 हुए जी। हाँ, हेलो। बोलिए बोलिए आप। हाँ, हाँ तो बोलिए। फिर वो, हाँ, जैसे पूर्व पश्चिम 2 भाग हुए, तो हाँ सारी चीजें डबल डबल हो रही हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो क्या वो भोग भूमि भी कैसे डबल होगी? हाँ बिल्कुल होगी ना भूमि भी डबल। जैसे अपन ने हाँ आ, इसके पहले जो अपन ने चर्चा देखी थी ना, अभी यहाँ मैंने नहीं निकाला है, कल चाहे तो आपको मैं निकाल के बता दूंगा। जी। दातकी खंड द्वीप में अपन ने देखा था ना कि मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि और उत्तम भोग भूमि, ये हाँ। पूर्व की तरफ भी है और पश्चिम की तरफ भी है। इसी अच्छा। प्रकार से पुष्करार्ध द्वीप में भी पूर्व की तरफ भी होगी और पश्चिम की हाँ। तरफ भी होगी, तो डबल डबल हो जाएगी। अच्छा, तो फिर जो सात सात भोग भूमि बोलते हैं जिनको, देवकुरु, उत्तर कुरु वगैरह, तो वो ढाई हाँ द्वीप में 6 हैं, तो कि अधिक हो जाएंगे फिर? ज्यादा ही होगी ना, प्रत्येक क्षेत्र में है ना। हाँ, तो जम्बू जम्बू द्वीप द्वीप की। में एक दो हो गई, हाँ और उसके बाद धातकी खंड द्वीप में 4 हुई, हाँ और पुष्करार्ध द्वीप में 4 हुई। हाँ, 4 4 8 और 2 10। इतनी 10 हो हो गए। जाएगी। हाँ ठीक है। ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। जय जिनेन्द्र जय जी। जय जी। हाँ, अगला किसका प्रश्न है पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र। ये 398 होंगे कि 394 होंगे? अब देखिए, मैंने तो प्लस नहीं किया, आप, मैं बोलता जाता हूँ, आप प्लस कर लीजिए। नहीं, प्लस करने पे देखिए 78 into 5, हाँ तो बिल्कुल। 390 प्लस 4 ईश्वाकार प्लस 4 मानसोत्तर पर्वत, तो हाँ 398। तो बराबर है ना, 4 तो ईश्वाकार पर्वत के हुए 390, और 4 मानुषोत्तर पर्वत के हुए। हाँ, तो 398 हो गए ना। अभी हाँ वो आया बिल्कुल। था ना प्रश्न की 394 होंगे, तो 394 नहीं, नहीं, वो 398। मानुषोत्तर पर्वत का उन्होंने नहीं जोड़ा होगा शायद, मैंने प्लस नहीं किया था, तो प्लस अच्छा, करके ये सब जोड़ेंगे तो आपके हाँ। प्रमाण निकल आएगा। ठीक है। भैया जी, वैसे मुझे लगता है कि शायद कल आप समझाएंगे कि जैसे कि जो द्वीप में पूर्व में और पश्चिम में दोनों साइड जो नदियां गिरती हैं, हाँ तो मानसोत्तर पर्वत के कारण तो फिर कैसे गिरेंगी पुष्करार्थ द्वीप हाँ, की? वो मैंने रखा था, कल मैं इसकी चर्चा करने हाँ, वाला था। मुझे भी ऐसा लगा शायद आप कल ये करेंगे। यहाँ पे निकाल के तो रखा है, आपको दिखाई दे हाँ रहा होगा, हाँ, वो दिख तो गया था उसकी मुझे, इसलिए चर्चा मैंने मैं कल करने वाला था। अभी ठीक इसके है। कूटों की भी चर्चा करनी है, अकृत्रिम जिनालयों की भी चर्चा करनी है। ये सब चर्चा थोड़ी सी कल करते हुए हाँ, आगे बढ़ेंगे ना, ठीक ठीक तो भैया, उस समय मैं आपको बता दूंगा। हाँ धन्यवाद। ठीक है, ओके। चलिए, और किसी को प्रश्न है पूछिए। सबके प्रश्न हो गए? चलिए, तो फिर आज यहीं रुकते हैं और कल इसके आगे की चर्चा करेंगे। और फिर 8वें नंबर का द्वीप जो है, जिसकी चर्चा अपन ने अष्टानिका में की है,
तो भी कल सामान्य रूप से उसकी चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जितना डिटेल हमने अष्टानिका पर्व में देखा था उतनी डिटेल चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन अभी प्रसंग प्राप्त है तो उसकी भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज यहीं पे रुकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय।